दो लोगों के बहुत ही स्टेक दांव पे लगा रहेगा, क्योंकि लोकसभा में तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी फैक्टर भी था। यहां पर बीजेपी की जो स्थानीय लीडरशिप है उसको अगर साइड रख दिया जाए तो दोनों शिवसेना है उनको, चूंकि आप लोग ज्यादा कवर करते हैं और यही हमेशा आप लोगों से सुना है कि बीएमसी में जो ताकतवर होता है वो मुंबई में उसका होल्ड ज्यादा अच्छा बताया जाता है। इन दोनों के लिए आने वाला चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, और चूंकि उद्धव ठाकरे अभी मैं इत्तेफाक से चीफ जो है 19 जून को राहुल गांधी का बर्थडे और 19 जून को शिवसेना का स्थापना दिवस है, और उसमें उद्धव ठाकरे बड़ा भावुक हो रहे थे, थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो रहे थे कि मुझे मारना है तो आओ, कम ऑन किल मी, लेकिन एम्बुलेंस लेकर आना, वो एक फिल्मी डायलॉग, फिर उसको तमाम उसके जो जवाब आए। क्या देख रहे हैं दोनों को, अभी ये दोनों रेस में कहां खड़े हैं? देखिए, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया है कि बीएमसी में सत्ता तो आने से रही, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण यह है कि मुंबई की डेमोग्राफी भी बदल गई है, और जिसके वजह से जो मुंबई 10-15 साल पहले थी उस तरीके की मुंबई नहीं है। बाकी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, मसलन कांग्रेस की, उसका दबदबा एक तरीके से जो मुंबई में था, भले शिवसेना का दबदबा ज्यादा रहा हो, लेकिन कांग्रेस का भी अपना एक दबदबा था। मुंबई के जो उत्तर भारतीय, गुजराती या गैर मराठी मतदार है, वो उसमें कांग्रेस की अपनी एक पैठ थी, और उसके आधार पर कांग्रेस का भी एक वजन यहां पर था। अब वो पूरा बीजेपी के पास शिफ्ट हो गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के पास उत्तर भारत में उस तरीके की लीडरशिप नहीं है, तो जिसके वजह से उसका असर मुंबई में भी दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है, उत्तर भारत में कांग्रेस का डिक्लाइन जैसे हुआ, उस तरीके से मुंबई में भी उत्तर भारतीय वोटों में कांग्रेस का डिक्लाइन शुरू हुआ। गुजरात में कांग्रेस का डिक्लाइन जिस तरीके से हुआ, उसी तरीके से गुजराती वोटर्स में मुंबई में भी कांग्रेस का डिक्लाइन उस तरीके से हुआ है। तो उनके लिए ये लड़ाई टफ है, ये बात एकदम क्लियर है उसमें, तो उनको इसके बारे में पता है। लेकिन मुंबई में शिवसेना की सत्ता ये अपने बलबूते पर सिर्फ एक ही बार आ पाई, वो भी 1985 से लेकर 1991 तक। उसके बाद हमेशा शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके ही अपनी सत्ता मुंबई में लाई है। पिछली बार भी बीजेपी और शिवसेना में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था, 2 सीटों का अंतर था, और वो भी बीजेपी ने फिर तय किया कि देवेंद्र फडणवीस ने तय किया कि हम सत्ता में नहीं जाएंगे, यानी मेयर की पोजीशन हो या बाकी, इसमें हम शिवसेना को सत्ता लेने के लिए अलाउ करते हैं, और वो उससे दूर रहे, जिसकी वजह से उनकी सत्ता आ पाई। तो ये उनको पता है। लेकिन बाकी समय पे जब उनकी सत्ता नहीं थी, तब मुंबई ने हमेशा शिवसेना को बचाया है इस लिहाज से कि उनके मुंबई भले विधानसभा में उनके लोग हार जाए, लोकसभा के चुनाव उनके लोग हार जाए, लेकिन महानगर पालिका में हमेशा उनको इतने नगर सेवक, पार्षद चुनकर दिए हैं कि जिसके वजह से शिवसेना की न्यूसेंस वैल्यू बनी रहे, शिवसेना एक फोर्स के तौर पर जीवित रहे, उस तरीके से उनको हमेशा रखा हुआ है। इस बार की लड़ाई भी उसी की है एक तरीके से, और अब बाइफर्केशन क्लियर हो गया है कि 227 में से कुछ 120 के करीब सीटें ऐसी है कि जहां पर मराठी भाषी पार्षद आराम से जीत सकता है, और उसमें से ज्यादातर सीटों पर शिवसेना यूबीटी का दबदबा आज की स्थिति में है। तो उन्हें पता है कि वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट सिचुएशन में भी उनके एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पार्षद जीतकर आ सकते हैं। राज ठाकरे उनके साथ में आएंगे तो उन 120 सीटों पर दोनों ही भाइयों का दबदबा ज्यादा मजबूत रहेगा, क्योंकि उस तरीके का वातावरण वो तैयार कर पाएंगे। तो वो एक गेम लाइक टेकिंग अ चांसेस, अब उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कर पाएंगे ऐसा उन्हें लगता है। तो उस लिहाज से वो अपनी कोशिश वहां पर करने की करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एकनाथ शिंदे के लिए भी लड़ाई है। एकनाथ शिंदे अभी भी अलायंस में ही चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अभी जो शिवसेना का वर्धापन दिन हुआ, स्थापना दिवस उनका था, तब एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण में साफ कर दिया अपने लोगों को कि बीएमसी की चुनाव भी हम युति के साथ में ही लड़ेंगे, अलायंस में ही लड़ेंगे, ये बात उन्होंने साफ कर दी। तो जो भी करना है बीजेपी के साथ ही हमें करना है, ये बात उन्होंने एकदम क्रिस्टल क्लियर उनके लोगों को कर दी है। उनका लक्ष्य सिर्फ यही है कि शिवसेना यूबीटी को जितना तोड़ सके उतना लोगों को ले आओ, क्योंकि जैसे ही वो अकेले के दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिरकार असली शिवसेना किसके हाथ में है, क्योंकि पहली बार दिन 2014 जैसी एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई हो जाएगी। तीसरी बात बीजेपी की है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि मुंबई में उनका परचम लहराने का, अपना मेयर बनाने का, कि जो
बहुत सालों से वो इंतजार कर रहे हैं कि मुंबई में उनका मेयर बन सके। तो ये एक मौका उनके पास, बहुत बढ़िया मौका उनके पास है। उनके जो अपोनेंट्स हैं वो स्प्लिट हो चुके हैं, अलग अलग इसमें बटे हुए हैं, कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है, और ऐसे में उनके पास ये मौका है। तो उसकी उनकी कोशिश वो उस तरीके से रहेगी, और उसके साथ साथ ये भी उनकी कोशिश रहेगी कि किसी ना किसी तरीके से शिवसेना यूबीटी को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करे, ताकि मुंबई से अगर ठाकरे चैप्टर खत्म हुआ तो आने वाले 29 के चुनाव में उनके लिए ज्यादा कंपटीशन या एक चैलेंज उस तरीके से नहीं रहेगा। इसके लिहाज से उनकी कोशिश ज्यादातर रहेगी, ये मुझे फिलहाल की सिचुएशन में लगता है। सुधीर जी, मैं इनकी बात को काटते हुए आप तक आता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि स्थापना दिवस के आसपास जो है चर्चा हुई कि कुछ नेताओं के फोन बंद थे, कुछ अंदर खाने संपर्क की कोशिशें भी हुई हैं क्या? देखो, जैसे बीएमसी का जो चुनाव है और लोकल बॉडीज का चुनाव है, जिस तरह के वो उद्धव ठाकरे की यूबीटी की शिवसेना, राज ठाकरे हो या बीजेपी उनके लिए अहम है, उसी तरह ये चुनाव एकनाथ शिंदे के लिए भी काफी अहम और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पहला चुनाव होगा जिस ये चुनाव के वक्त एकनाथ शिंदे सीएम नहीं रहेंगे। पहले जो भी 2 चुनाव हुए थे वो सीएम थे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन और पोस्ट रहती है स्टेट में, सब चीजें उनके हाथ में थी, सब चीजें उनका कंट्रोल था। अभी वो सीएम नहीं है, तो उसके वजह से दिक्कत तो बिल्कुल आएगी मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे को। इसलिए वो भी चाहते हैं कि ज्यादा दिक्कत ना आए, ज्यादा छिटकाव ना हो, इसलिए एकनाथ शिंदे का परफॉर्मेंस बहुत बैड रहा तो उसका असर उनकी जो अलायंस है बीजेपी उनके साथ में हो सकता है। बीजेपी उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकती है, अजित पवार को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकती है, इसलिए उनका इंपॉर्टेंस बरकरार रहे। इसलिए एकनाथ शिंदे सभी जो ट्रिक्स फ्रॉम द बुक जिसे कहते हैं, जो शिवसेना के जो एक्स कॉर्पोरेटर उनको तोड़ने की, फोड़ने की, उनको काफी कोशिश कर रहे हैं बहुत दिनों से, और उसका जिम्मा उन्होंने अभी खुद अपने जो पुत्र है श्रीकांत शिंदे, जो लोकसभा के सांसद भी, उनको दे दिया है। इसलिए शिंदे को भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनका एग्जिस्टेंस और पार्टी को बढ़ावा करने के लिए, फ्यूचर के लिए। मुझे लगता है वो इसलिए उद्धव ठाकरे कुछ लोगों के फोन स्विच ऑफ थे, जो पार्टी की मीटिंग थी, तो कुछ लोग निगोशिएशन भी कर रहे होंगे। तो लेकिन मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे इन द एंड मैनेज करने में सफल रहे, लेकिन रहा भी इतनी आसान नहीं उनके लिए। राजदीप, मैं आखिर में आपसे एक लास्ट कमेंट लेना चाहता हूं। अब तक जो भी चुनाव हुए, उस वक्त जो विधानसभा का या लोकसभा का, उस वक्त तक शिंदे मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री अपने आप में एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन होता है, सिर्फ उस कुर्सी की ताकत नहीं होती, उसके आसपास का बहुत बड़ा ऑरा होता है। अब शिंदे मुख्यमंत्री नहीं है, उप मुख्यमंत्री जैसे बाकी मंत्री होते हैं उन्हीं के जैसा ही होता है, और संविधान में भी ऐसा उप मुख्यमंत्री जैसी कोई व्याख्या है नहीं। डिफरेंट होगा ये चुनाव उनके लिए, डिफरेंट होगा, लेकिन मुझे लगता है हम एकनाथ शिंदे को अंडर एस्टिमेट ना करें जी। हमने ये, मुझे लगता है ये पिछले 1-2 साल में सीख लिया। मुझे अभी भी याद है जब 2022 में वो मुख्यमंत्री बने थे, ज़्यादातर लोगों ने कहा था 1 महीने रहेंगे, 6 हफ्ते रहेंगे, 2 महीने रहेंगे, रहे पूरे 2 साल। चुनाव भी एक तरह से उनके नेतृत्व में लड़ा गया। आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप जब मुख्यमंत्री होते हैं तो आपके पास साधन होते हैं, या आपके पास वो ताकत होती है, इसको ऑब्लाइज करो, उसको ऑब्लाइज करो। शायद उस लेवल पर ना कर पाए, उनका गढ़ अभी भी थाने है, मुंबई उतना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को एकनाथ शिंदे की भी जरूरत पड़ेगी। और बीजेपी के लिए क्या अच्छी बात क्या है कि एकनाथ शिंदे उतने डोमिनेंट फिगर नहीं है मुंबई में जितने उद्धव ठाकरे थे या अपने आप को समझ रहे थे। तो बीजेपी डिक्टेट कर सकती है, जैसे साहिल ने कहा इस चुनाव में साफ है। जैसे बिहार की बात है, बिहार में बीजेपी मुख्यमंत्री पद चाहता है, जो भी हो, उसी तरह से मुंबई में बीजेपी मेयर चाहता है। एक मेयर बीजेपी का बने, ये बीजेपी की ख्वाहिश है। उसमें एकनाथ शिंदे उनका साथ दे ना दे, देना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे को एक तरह से बीजेपी ने अपने एक लिमिट्स दिखाए, और मैं एकनाथ शिंदे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। उनके पास साधन है, उनके पास संपत्ति के साधन है, उनके पास एक तरह से कई लीडर्स भी आ गए हैं। जो देखिए, महाराष्ट्र में भी आपके यूपी की तरह हम हो गए हैं, उगता सूरज। आज की तारीख में उगता सूरज शिवसेना की कई शिवसैनिकों के लिए या नेताओं के लिए, मैं वर्कर की बात नहीं कर रहा, लेकिन नेताओं के लिए एकनाथ शिंदे बन गए हैं।
इसीलिए आप देख रहे हैं इतने लीडर्स एकनाथ शिंदे की तरफ आ रहे हैं। फिर वो उप मुख्यमंत्री हो या चीफ मिनिस्टर हो, वो एक बंगला तो है ना, एक थोड़ी तो ताकत है आपके पास किसको क्या देना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बीएमसी में जब ये मुख्यमंत्री थे, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे थे वो ज्यादातर उन इलाकों में आ रहे थे या उन काउंसिलर्स को मिल रहे थे जो एकनाथ शिंदे के साथ जुड़े हुए थे। तो वो भेदभाव तो हुआ है, बट डोंट अंडर एस्टिमेट एकनाथ शिंदे, वो भी एक राजनीतिक खिलाड़ी है। जी, पिछले 10 साल में महाराष्ट्र में कई लोगों को हमने अंडर एस्टिमेट करके बहुत गलती कर दी। ये सब अब जानते हैं कि किस तरह की राजनीति करती है। और ये बॉस ये बोलता है, ये महाराष्ट्र में मैं जानता नहीं सर, ये महाराष्ट्र में नहीं सब जगह बोलता है सर। ये तो महाराष्ट्र में कोई खित्ता नहीं है सर जहां ये ना बोलता हो सर। देखिए लेकिन नोट पे फोटो बदल जाती है। बीएमसी का बजट देखिए ना, कंपेयर आप बीएमसी बजट, ये तो किसी राज्य से भी बड़ा बजट है। कितने राज्य है तो अधिकृत बजट की बात कर रहे हैं, जो बाकी बजट है। आप चुनाव का बजट देखिए ना, चुनाव कितने में लड़ा जाता है आज की स्थिति में। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि बीएमसी हो या तो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा अभी बीएमसी का बजट जो है, चुनाव होगा और वो सारा कुछ। साहिल, अगर इसका कुछ अनुमान हो। नहीं, देखिए बीएमसी का बजट अलग बात है। देखिए बीएमसी, मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, तो जिसके वजह से जाहिर सी बात है कि मुंबई का बजट कई राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। नहीं, एक सीट के लिए साहिल, एक सीट चुनाव में पैसे खर्च पूछ रहा हूं, वो बजट अलग हो गया। चुनाव में कितना खर्चा होता है कॉर्पोरेट के चुनाव में, एक पार्षद के चुनाव में? मैं आपको एक बात बताता हूं। एक्चुअली मुंबई जैसे शहर में अगर आपको लोकल बॉडी का चुनाव लड़ना है तो कम से कम लोग 2 से 5 करोड़ रुपया खर्च करते हैं एक कॉर्पोरेशन के चुनाव के लिए। 2 से 5 करोड़ का खर्चा करते हैं, जो एक जमाने में शिवसेना जैसी पार्टी के लिए कुछ मतलब खर्चा ही नहीं होता था, क्योंकि उनके पास ऐसे वर्कर्स थे कि वड़ा पाव खाकर वो चुनाव प्रचार कर लेते थे। आमतौर पर खर्चा करने का जिम्मा कांग्रेस का हुआ करता था। लेकिन मेरे पहचान के हैं जो समाजवादी पार्टी से, तब जनता पार्टी थी, ये वाली समाजवादी पार्टी नहीं, पुरानी वाली समाजवादी पार्टी, तो उन्होंने 1985 का चुनाव 3,000 रुपए में लड़ा था। आज की स्थिति में तो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो भी जो भी 3,000 रुपए थे वो भी कहां से इकट्ठा करके लाए हुए थे। तो वो वाली 3,000 और अब के में तो बहुत ही अंतर हो गया ना। तब के 3,000 और अब के में तो बहुत अंतर हो गया ना। अंतर हुआ, लेकिन अभी ना 5 करोड़ कहां और 3,000 कहां। 5 करोड़ में अगर आप, मैं तो कह रहा हूं मुझे जो फिगर मिले उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। 5 करोड़ मुझे लगता है साहिल बेस प्राइस दे रहे हैं। कई ऐसे कॉर्पोरेटर्स होंगे उससे दुगना भी खर्च करेंगे। और दूसरी बात क्या है ना कि आज की स्थिति में ये मैंडेटरी हो गया है कि आपकी माली हालत क्या है उसके आधार पर आपको टिकट मिलता है। कोई भी पार्टी आकर ये नहीं कहती कि अरे ये अच्छा कार्य करता है उसको मैं टिकट दे रहा हूं। उसके साथ साथ एक पैरामीटर वो भी होता है कि आपकी माली हालत कैसी है, आप कितना खर्चा कर सकते हो, ऊपर का भी और नीचे का भी, वो भी कहीं ना कहीं जरूर देखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना छोटा चुनाव होता है उतना महंगा होता है और उतना ही रिस्की होता है। प्रदीप सैनी की एक कविता है, मैं उसके सहारे लास्ट में आपको छोड़े जाता हूं, जो स्थानीयता और लोकल के खतरे बताते हैं कि आसान है प्रधानमंत्री की आलोचना, मुख्यमंत्री की करना उससे थोड़ा मुश्किल। विधायक की आलोचना में खतरा जरूर है, लेकिन ग्राम प्रधान के मामले में तो पिटाई तय है। मतलब अगर वो जितना क्लोज चुनाव जाएगा, मैन टू मैन मार्किंग होगी और तमाम चीज़ें होती हैं, और उसी हिसाब से पैसा, उसी हिसाब से रिसोर्स, ये बहुत ही। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग उदाहरण देता हूँ। मेरे कॉलेज में एक बंदा हुआ करता, अतुल शाह, बीजेपी का नेता है, दक्षिण मुंबई से काउंसिलर का चुनाव लड़ा था, 2017 में जीता था। आप जानते हैं कैसे जीता था? कैसे? दोनों उसको और उसके प्रतिद्वंदी को सेम वोट्स आए, एग्जैक्ट सेम, एक डिफरेंस नहीं वोट में, क्योंकि चुनाव भी छोटा होता है। बिल्कुल। तो दोनों को एक जैसे वोट आए। आप जानते हैं कैसे जीता वो? क्या? सोचिए। टॉस हुआ। टॉस ऑफ द कॉइन। आजकल तो क्रिकेट मैच में आप टॉस ऑफ द कॉइन देखते हैं। आप सोचिए म्युनिसिपल इलेक्शन में टॉस ऑफ द कॉइन पे मेरा दोस्त अतुल शाह जीता। अभी राज्यसभा वहां पर भी रुपया आया कहीं ना कहीं।